जेठानी जैसी बन जा। बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। तेरी शादी कर दूंगी अब। क्या मम्मी, जब देखो लड़का लड़का लड़का, परेशान हो गई हूँ मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी। आपको इतना ही है तो आप ही कर लो ना दोबारा शादी मेरी जगह। चुप कर बेशरम, तेरी उम्र में मेरे दो दो बच्चे हो गए थे। शादी तेरी मैं कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी ना कर दूंगी। अच्छा पैसे वाला घर ढूंढूंगी, जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगे। मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। अंजलि गुस्सा होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है, मुझे बाहर अकेले जाने नहीं देते। मैं नहीं शादी करने वाली, ये लोग चाहे कुछ भी कर ले। अंजू अंजलि की शादी करवाने के लिए कमर कस लेती है और लड़के देखने लगती है। अंजू अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि अंजलि को शादी के लिए मना सके। उत्तम जब अंजू को पसंद आ जाता है तब अंजू अंजलि से कहती है, बेटा एक बार उत्तम को देख ले, बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें पता है ना मुझसे घर के काम या किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी। बेटा तुझे कुछ नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी। बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी यहाँ। मैं वैसे वैसे करती थी जैसा जैसा मेरी जेठानी करती थी, और आज देख ले कहाँ हूँ मैं। अंजू की बातें सुन अंजलि शादी के लिए तैयार हो जाती है। अंजलि और उत्तम की शादी बड़े ही अच्छे से हो जाती है। अंजलि ससुराल में आने के साथ ही देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। जेठानी को देखकर अंजलि मन ही मन कहती है, भाभी तो फुल टू मेकअप में रहती है, तो मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। अंजलि शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ रसोई में चली जाती है। अंजलि मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी ही करना है। आपने खुद ही कह दिया कॉपी करने को, उससे बड़ी बात क्या होगी। हमारे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है, स्पेशली पिज्जा एंड लजानिया। शीतल नाश्ता बनाने लगती है। अंजलि भी उसके साथ उसका हाथ बटाने लगती है और फिर दोनों मिलकर सबको नाश्ता परोसती हैं। अपनी दोनों बहुओं को एक साथ काम करता देख मीरा कहती है, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाती बहुत अच्छी लग रही हो। इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। माँ तभी तो आज पिज्जा में बिना चीज के डबल चीज का स्वाद आ रहा है। आप भी ना कुछ भी बोल देते हो। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। शादी में आए सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। फिर एक रोज अंजलि देखती है कि शीतल जीन्स के साथ हाई हील्स पहने अपने कमरे से निकल कर आ रही है। अंजलि मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम खाना पीना बना लेना और उत्तम और मम्मी जी को खिला देना। जी भाभी, जींस टॉप में तो आप बवाल दिखती हो। मैं तो हमेशा ही जींस टॉप ही पहनती हूँ, ये तो तुम्हारी शादी के कारण मुझे पहनना पड़ा। सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, वरना मैं तो जीन्स ही पहनती हूँ। चलो चलती हूँ, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। शीतल अर्जुन के साथ घूमने चली जाती है। इधर अंजलि भी जीन्स टॉप पहन लेती है। मैं भी अब जीन्स ही पहनूंगी, वही तो कंफर्टेबल होता है। अंजलि जीन्स पहनकर फुल टू मेकअप में तैयार हो जाती है और रसोई में लजानिया और पिज्जा बनाने लगती है। भाभी भी तो यही बनाती है, तो मैं भी यही बना लेती हूँ। सबको पसंद भी आता है और सब दबा के खाते भी हैं। अंजलि पिज्जा और लजानिया बनाकर अपनी सास और उत्तम को परोसती है। खाना देखकर उत्तम कहता है, ये क्या है अंजलि, हर टाइम पे अब क्या इटालियन ही खाने को मिलेगा। भाभी को इटालियन डिशेस ज्यादा आती है, तो क्या तुम्हें भी यही आता है। तुम तो कुछ अलग सा बनाओ जो तुम्हें आता हो। भाभी को कॉपी करना जरूरी है क्या। अरे खा लेना बेटा, बहू ने बना तो दिया। मुझे लगा सबको यही पसंद है तो मैंने यही बना दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, अब तो इंडियन खाना बनाना। एक बहू विदेशी तो दूसरी देसी भी तो होनी चाहिए ना। उत्तम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और अंजलि की आंखें नम हो जाती है। उत्तम थोड़ा बहुत ही खाकर उठ जाता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करके कहती है, माँ तुमने तो कहा था जैसी मेरी जेठानी करे मुझे भी वैसा ही करना है। अब मैंने वही बनाया जो मेरी जेठानी हमेशा बनाती है। फिर भी उत्तम ने ना मुझ पर बहुत गुस्सा किया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं।
अरे पागल, एक ही खाना तुरंत नहीं बनाना है। देख, खाना जो जो तेरी जेठानी बनाती सब तू सीख ले, फिर बदल बदल कर बना। जैसे कल तेरी जेठानी ने पिज्ज़ा बनाया था तो तूने आज फिर पिज्ज़ा बना दिया। अरे जिसकी जगह परसों जो शीतल ने बनाया था वही बना लेती। हाँ ठीक कहा माँ, मुझे आज ना गार्लिक ब्रेड एंड नूडल्स बनाना चाहिए था। अब मैं समझ गई कि भाभी को कॉपी करना है लेकिन तुरंत नहीं। अंजलि अपने दिमाग में बस कॉपी करना छाप लेती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शीतल की कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती है। आओ आओ फ्रेंड्स, तुम लोगों का ही मैं वेट कर रही थी। बताओ, चाय लोगी या कोल्ड ड्रिंक? चाय या कोल्ड ड्रिंक नहीं, हम तो तेरे हाथों की कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बहुत दिन भी हो गए हैं पिए। कॉफी के साथ साथ तुम लोगों के फेवरेट कटलेट भी लाती हूँ। ये हुई ना बात, दोस्तों तो तेरी तरह मन की बात ना झट से जान ले। कॉफी कटलेट के साथ तंबोला खेलने का मजा ही कुछ और होता है ना। शीतल कटलेट और कॉफी लेकर आती है और अपने दोस्तों के साथ तंबोला खेलने लगती है। अंजलि उन लोगों को बस देखती रहती है और उनकी बातें सुनती रहती है। शीतल, एक न्यू ईयर किटी स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी उसमें ज्वाइन कर ले, हम बहुत मजे करेंगे। यार मैं पहले से ही ना 2-3 किट्टी कर रही हूँ, अब एक और नहीं ज्वाइन कर सकती। अरे जहाँ 3 खेल रही है वहाँ एक और सही, तुझे ना ज्वाइन करना होगा। इसी बहाने तो मिलते हैं हम, वरना दोस्ती बस फोन तक ही रह जाती है। तुम लोग इसका नाम लिख दो, तुम्हें हम ऑर्डर दे रहे हैं शीतल, तुझे आना ही पड़ेगा, समझी? अरे ठीक है पापा, दोस्तों से कोई जीत पाया है जो मैं तुमसे जीतूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेली टीना को कॉल करती है। टीना, हम लोग ना मिल ही नहीं पाते, क्यों ना हम लोग किट्टी खेलना शुरू कर दे। किट्टी? हाँ किट्टी, मेरी जेठानी तो 4-4 किट्टी खेलती है। हम लोग भी अब किट्टी खेलना शुरू करेंगे ना। ठीक है, मैं बाकी मेंबर्स को ऐड करती हूँ। फिर अंजलि सोचती है, मैं अगले महीने से किट्टी खेलना शुरू करूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठानी जी की कॉपी कर रही हूँ। कल मैं भी शॉपिंग पे जाऊंगी अपने उत्तम के साथ, जैसे भाभी जाती है भैया के साथ। अगले दिन अंजलि भी शीतल की तरह जींस टॉप और हाई हील्स पहनकर तैयार हो जाती है और उत्तम से कहती है, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। अचानक से शॉपिंग अभी? वैसे तुम आज भाभी की तरह दिख रही हो। हाँ, अपने पति के साथ कहीं जाने के लिए कोई वक्त नहीं होता। अंजलि और उत्तम बाहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी अंजलि उत्तम से कहती है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अंजलि शीतल के पास जाकर कहती है, भाभी मैं उत्तम के साथ बाहर जा रही हूँ, आप खाने का देख लेना। शीतल 2 मिनट तक तो अंजलि को देखती रहती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम जाओ, मैं हूं ना। अंजलि उत्तम के साथ चली जाती है। इधर शीतल अर्जुन से कहती है, आज मैंने अंजलि में अपनी छवि देखी, मुझे तो लग रहा था कि मैं ही खड़ी हूँ। मुझे लगता है अंजलि तुम्हारी कॉपी करती है। जैसा तुम करती हो वो भी वैसा ही करती है, खाने से लेकर पहनने तक सब कुछ कॉपी। इधर अंजलि शॉपिंग में लग जाती है और एक सीलिंग बैग खरीदती है जो कि हूबहू वैसा होता है जैसा शीतल के पास था। उत्तम देखो ये कैसा लग रहा है। यार ये तो सेम भाभी के पास है, वैसा ही लग रहा है, कुछ और ले लो ना तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैंने ले लिया है तो मैं वापस नहीं करूंगी। अंजलि और उत्तम शॉपिंग करके खा पी कर घर वापस चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। अंजलि शीतल की हर चीज में कॉपी करती रहती। एक रोज रात को अंजलि 12 बजे उत्तम से कहती है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, चलो ना तंबोला खेलते हैं। मैं कॉफी और कटलेट बनाकर लाती हूँ, बहुत मजा आएगा। अंजलि कटलेट और कॉफी बनाकर ले आती है। क्या उत्तम, तुमने अभी तक तंबोला नहीं निकाला? मुझे खेलना है ना। उत्तम झड़क कर कहता है, ये सब क्या है? जब देखो तुम भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। आज तक तंबोला तुमने पहले कभी खेला है क्या? जब देखो भाभी को कॉपी करने में लगी रहती हो। तुम ना कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या कुछ भी? यही तो सच है। तुम जो हो, जैसी हो वैसी ही रहो, अंजलि बनकर रहो। तुम्हें शीतल क्यों बनना है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे मेरी माँ ने कहा था कि तू वही करना जैसा तेरी जेठानी करे, इसलिए मैं वही करने लगी जैसा भाभी करती है। इस घर में सबको समझ में आता है कि तुम भाभी को कॉपी कर रही हो। तुम जैसी हो मैंने तुम्हें वैसे ही पसंद किया है। मैंने अंजलि से शादी की है, किसी कॉपीकैट से नहीं। कल से तुम्हें किसी की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम नहीं आता ना तो ना आए, लेकिन तुम्हें भाभी या किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन अंजलि अपने तरीके से तैयार होती है और उसे जैसा खाना बनाना आता है वो वैसा खाना बना देती है। आज अंजलि के हाथों का इंडियन खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं और मीरा कहती है, आज मुझे लग रहा है मेरी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग है, लेकिन दोनों अपने आप में सबसे अलग है। आज लग रहा है कि अंजलि ने खाना बनाया है, शीतल ने नहीं। थैंक यू भैया। हम सबको अंजलि ही पसंद है, तुम्हारे हाथों में जादू है। अंजलि अब अंजलि बनकर सबके साथ रहने लगती है। दिव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। वहीं सुलभ की नज़र दिव्या पर पड़ती ही वो दिव्या से प्यार करने लगता है और उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दिव्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे आओ बहू आओ, मेरी तो आंखें तरस गई थी अपनी सुंदर सी बहू देखने के लिए। अरे उर्मिला, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ होगी ही, बड़े घर की बेटी है। फिर उर्मिला जी रीति रिवाज से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और उसे घर के अंदर ले आती है। बहू, अब से ये तुम्हारा ही घर है और कभी किसी चीज की कमी हो तो तुरंत कह देना, झिझकना मत। जी माँ जी। अगली सुबह बहू, आज तेरी मुंह दिखाई है, तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें आएंगी देखने के लिए। जी ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है और एक एक करके सभी दिव्या के मुंह दिखाई करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, उर्मिला जी तो खरा सोना लाई है। हाँ वैसे बहू, जितना खरा सोना भी मिल जाता तो क्या बात थी। क्यों भाई, खरा सोना नहीं मिला क्या? हमने तो सुना है कि तुम्हारी बहू बड़े ऊंचे खानदान की है। सो तो है, और जब सोने जैसी बहू मिली है तो सोना क्या करूंगी। इस तरह सभी औरतें हंसी ठिठोली करके मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती हैं। वहीं रात में, सुलभ जी आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? हाँ डार्लिंग, अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जब प्यार किया तभी तो शादी की है। ओके। क्या हुआ, बड़ी उदासी लग रही हो? कुछ नहीं जी, आज माँ जी अपनी सहेलियों से कह रही थी कि हाँ बहू तो सोने जैसी मिली है, लेकिन बहू जितना खरा सोना मिला होता तो गनीमत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कहीं आपने मुझसे पैसों के लिए तो शादी नहीं की ना? क्या दिव्या, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। मोहल्ले की 4 औरतें जब जमा होती है तो हंसी ठिठोली तो होती ही है। माँ ने हंसी मजाक में कहा होगा। टेंशन ना लो, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। जी। बहू चल तैयार हो जा, आज मैं तुझे शॉपिंग करा कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। ये क्या माँ जी, शॉपिंग का कहकर आप मुझे इस सस्ते से मॉल में ले आई? मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सब्जी सांची या ज़ारा ज़ूडियो लेकर जाएंगे शॉपिंग के लिए। खैर कोई ना। अरे कोई बात नहीं बहू, अभी तो यहाँ से शॉपिंग कर ले, अगली बार मैं तुझे किसी महंगे ब्रांड के शोरूम में ही ले जाऊंगी शॉपिंग के लिए, बस। जी मम्मी जी। फिर दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करती हैं। आज तो थक गई शॉपिंग करके। कहाँ गए थे शॉपिंग के लिए? माँ जी पास के सस्ते मार्केट में लेकर गई थी। ऊपर से वहाँ तो खुली दुकानें थी, एसी भी नहीं थी। देखो ना, स्किन टैन हो गई मेरी। सस्ते मार्केट क्यों गए? मॉल या शोरूम में जाना था ना। मैंने माँ जी को कहा भी था, बट माँ जी ने कहा बेटी अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, माँ जी प्यार से जो भी दिलाएंगी आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। वैसे कपड़े तो कुछ खास नहीं लिए, सब सस्ते से थे, पर माँ का प्यार है ना, तो वही मेरे लिए बहुत है जी। तुम कितनी समझदार हो, लेकिन माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं माँ से बात करता हूँ। नाना जी, माँ को आप कुछ मत कहिए, माँ तो माँ होती है ना। आप कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि माँ जी को किसी भी बात का बुरा लगे। और उन्होंने जो तुम्हारे स्टेटस की धज्जियाँ उड़ाई वो? इट्स ओके ना डार्लिंग, कोई बात नहीं, हाइपर नहीं होते ऐसे। अरे कितनी समझदार है मेरी बीवी, काश माँ में इतना दिमाग होता। तभी उर्मिला जी वहाँ आती हैं। किसको दिमाग नहीं है बेटा? किसी को नहीं माँ जी, आज ना ऑफिस से आते समय रास्ते में इनका एक्सीडेंट होते होते बचा। एक लड़की गलत साइड से जा रही थी ना, उसी कारण। वही मैं इन्हें समझा रही थी।
ये कहते हैं कि काश उसे भी तुम्हारे जितना दिमाग होता। सच ही तो कहा मेरे बेटे ने। वैसे बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बहू, आज तो कुछ अच्छा बना। तेरे हाथ का खाना नहीं खाया मैंने। माँ जी मैं? हाँ तू बहू, क्यों तू नहीं बना सकती क्या? नहीं माँ, बना लूंगी मैं, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। पापा के घर में आज तक मैंने गैस पर पानी तक नहीं गर्म किया और माँ जी मुझसे खाना बनवाना चाहती है। तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया? रुको, मैं मना कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, माँ जी को बुरा लगेगा ना। मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी तो कोई बात नहीं ना, आप चिंता ना करें। बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी माँ जी। फिर दिव्या खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद किचन में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है। बाहर से आई उर्मिला जी और सुलभ भागे भागे किचन में जाते हैं। दिव्या, तुम ठीक हो ना? ये कुकर कैसे फटा? मुझे नहीं पता खाना कैसे बनता है और मैं बनाने गई तो ऐसा हो गया। ये देखकर सुलभ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। माँ, क्या जरूरत थी दिव्या को किचन में भेजने की? उसके पापा ने उसे कभी कोई काम नहीं कराया और आप उसे खाना बनवाना चाहती हैं? भूलिए मत, वो बड़े घर की बेटी है, वो चीप नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करेगी। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं पता था कि बहू को खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं कहती ही नहीं। तो मुंह में जुबान नहीं है? आप पूछ नहीं सकती थी उससे? देखो, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। इस तरह सुलभ अपनी माँ को खूब डांट लगाता है और दोनों माँ बेटे में खूब बहस होती है। अरे अरे, आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर का ये माहौल। सुलभ जी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो गया। माँ जी, आप भी इनकी बातों को दिल पर ना लीजिए। कमरे में, तुमने मुझे क्यों रोका? माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पहले मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की, फिर सस्ते से मार्केट ले जाकर तुम्हारे स्टेटस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, और अब तो हद हो गई। जबरन तुमसे खाना बनवा रही है। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब टेंशन ना लो ना जी, वो माँ है और माँ कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। वहीं अगली सुबह जब बहू नहाने जाती है तो बाथरूम से उसके चीखने की आवाज़ आती है और जब सुलभ अंदर जाके देखता है तो दिव्या बेहोश पड़ी थी। दिव्या, दिव्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? ये पानी में कहीं से करंट आ गया जी, इसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश हो गई। तभी सुलभ देखता है कि पानी में एक बिजली का तार है। तुमसे पहले बाथरूम में कौन गया था? बेटा, मैं गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे यहाँ पर आ गया। मैं सब जानता हूँ माँ, आप जानबूझकर मेरी बीवी को घर से निकालना चाहती हो ना, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। जिसके बाद दोनों माँ बेटे में बहुत झगड़ा होता है और दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। वहीं दिव्या सुलभ से खूब प्यार करती और उसका खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन, सुनो ना जी, मैं कह रही थी क्यों ना आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि माँ जी और आप में ऑलरेडी इतनी दूरियाँ आ गई हैं। कल को माँ जी कहे कि बेटी की प्रॉपर्टी में मुझे हक चाहिए ताकि मैं अकेली रह सकूँ, तो हमारा क्या होगा? वैसे भी कल को बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए भी कुछ रहना चाहिए ना जी। हाँ डार्लिंग, वैसे तो तुम सही कह रही हो। लाओ पेपर, मैं अभी साइन कर देता हूँ। फिर सुलभ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करके सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर देता है और तिजोरी की चाबी और सारे गहने भी उसे दे देता है। बेटा, तूने ये क्या किया? ये लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है, हम दोनों को रोड पर ला देगी। रोड पर तो अब आप दोनों आ चुकी हो। थैंक यू सुलभ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब समय आ गया है तुम लोगों को ठीक उसी तरह घर से निकालने का जैसे तुमने मुझे निकाला था। कौन हो तुम? याद करो, मैं वही हूँ जिसे तुम रोजाना सताते थे, शराब के नशे में मारते पीटते थे, दहेज की लालच में मुझे और मेरे माता पिता को अब दोनों ने बहुत सताया था। और जब मुझे दुख देकर भी कुछ नहीं मिला तो मुझे जलाकर जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर मुझे खा जाए। वो तो भला हो वहां रहने वाले आदिवासियों का, उनके कारण मुझे नया जीवन दान मिला।
और उनके वैद्य ने मुझे प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दिया ताकि मैं तुम दहेज की भूखों से बदला ले सकूं। विद्या, तुम? बहू तुम? हाँ, मैं तुम्हारी पहली बीवी विद्या और मैं ही तुम्हारी दूसरी बीवी दिव्या हूं। वैसे मेरे घर से खुद जाना पसंद करोगे या धक्के मार कर निकालो?